ऑर्गेनिक जो है वो तरीक़ेकार है इलाज पे, उस पर भी बात नहीं की जाती। डायरेक्टली डॉक्टर सिम्टम्स पूछ के तो दवाइयाँ लिख देते हैं ज़्यादा सारी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? और यहाँ पे हमें विंडो शॉपिंग की आदत पड़ी हुई है। जितने पेशेंट होते हैं वो चाहते हैं इस डॉक्टर से पूछ लो, उस डॉक्टर से पूछ लो, उस डॉक्टर से पूछ लो। करना क्या है, वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही पेशेंट आया है, पेशेंट देखा है, उसने पहले तय कर लिया इसको ये है, उसके लिख के दे दिया कि ऑटोनॉमी नहीं दी कि इदारों को, कि इदारे इतने मजबूत हों, वो रेगुलर रिव्यू करें और उस हिसाब से चेंजेस करें। एक गाँव में भी वही फैसिलिटीज़ है जो लंदन के मेन जगह अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर सग़ीर अहमद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसन हैं। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने तकरीबन 16 साल का अरसा यूके में गुजारा। यूके की ज़िंदगी कैसी थी और बीइंग अ डॉक्टर वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइफस्टाइल कैसा है, फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, किस तरह वो मुख्तलिफ है पाकिस्तान से, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सग़ीर अहमद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि यूके में आप गए जब आपने अपना MBBS कर लिया था, तो उस वक़्त आपको वैसे शौक़ था यूके जाने का या USA जाने का, बाहर जाने का, या इतना ख़ास शौक़ नहीं था? वो तो हम सब पाकिस्तानियों को या जो भी डेवलपिंग कंट्री से जो भी लोग हैं, एक वेस्टर्न वर्ल्ड का चार्म है कि आप दूसरे मुल्क में जाएं, देखें। तो हमारे हेल्थ के हिसाब से जैसे ये कि अपॉर्चुनिटी अगर ऑप्शन अवेलेबल हो तो हमें सबको एजुकेशन के हिसाब से भी देखना चाहिए कि एजुकेशन या फर्दर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। जो हमारी जो भी मेडिसिन है वो हम सारी वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करते हैं। जो सारी वहाँ की तहकीक है उसी को फॉलो करके हमारी ट्रीटमेंट यहाँ पे चलती है। क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा तहकीक नहीं है मेडिसिन के अंदर जितनी होनी चाहिए इस डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने काफ़ी उस पर काम किया है। मुसलमानों ने पहले बहुत इस पर काम किया था, लेकिन है कि अभी जो आजकल जो ट्रीटमेंट हमारी है वो सारी वेस्टर्न वर्ल्ड पिछले कुछ सालों से जो है, पिछले कुछ 100 सालों से 200 सालों से जो भी हमारी मेडिसिन है वो सारी वेस्टर्न वर्ल्ड को ही हम फॉलो कर रहे हैं। उसकी तहकीक पे दारोमदार है हमारा। तो इसलिए कि हमें अगर अपॉर्चुनिटी है तो हमें वहाँ जाके सीखना चाहिए। सर 16 साल एक बड़ा लंबा अरसा होता है। सर इसमें से तकरीबन 5 साल जो है वो आपका एजुकेशनल जर्नी भी उधर रहा। मुझे ये बताइएगा कि एजुकेशन में क्या डिफरेंस आपने फ़ील किया बेसिक कि क्या आपको मुख्तलिफ लगा यहाँ पे? ज़ाहिर है कि वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, लेकिन आपने क्या महसूस किया? मेरी जो वहाँ पे एजुकेशन तो सारी मेरी यहीं पे है। वहाँ पे जाके तो जैसे जो क्लिनिकल एग्ज़ाम थे वो जॉब के दौरान ही होते हैं। तो एजुकेशन मेरी सारी यहीं की है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ की है जो जॉब के साथ साथ ही होती है। और जो एजुकेशन के बेसिक एजुकेशन का फ़र्क है कि जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ एक वो सिस्टम चला आ रहा है कि लगा बंदा पुराना जिसम के जो जो चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं आई। याद भी कर लें तो वहाँ डिफरेंट चीज़ें सबक के साथ साथ तो अपना सिलेबस या निसाब बदलते रहते हैं कि इसलिए वहाँ पे जैसे नई तहकीक से पता चला है कि ये हमने ये किताब पूरी पढ़ा दी और बच्चे को क्लिनिकल इसका फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो उन्होंने कुछ अर्से बाद वो निकाल ली। लेकिन अगर हमारे यहाँ को ऐसी चेंजेस कम ही आती हैं तो इसलिए डिफरेंट होता है। सर इसकी वजह से आपको क्या वजह नज़र आती है? वो क्यों अपने करिकुलम को बहुत जल्दी चेंज करते हैं और हम क्यों नहीं कर पाते? रिसोर्सेज की बात होती है, और एक तो रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल इतने जितने होने चाहिए। दूसरी है कि हमारे यहाँ कोई सेट अदारे इतने मजबूत नहीं हमने किए कि ऑटोनॉमी नहीं दी कि इदारों को, कि इदारे इतने मजबूत हों, वो रेगुलर रिव्यू करें और उस हिसाब से चेंजेस करें। तो जब हम लोग थे यहाँ पे तो उस वक़्त जो चेंजेस आई थी तो उस वक़्त पहले थ्योरी हमने लिखनी है, बड़े बड़े जो लिखने पड़े। लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त हमें जो उस वक़्त मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए तो हमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी पड़ी, जैसे बहुत बड़े लंबे लंबे मजमून नहीं लिखने पड़े। वरना ये कि वो उस वक्त MCQ वो भी एक नई जिद्दत थी, लेकिन एक उसकी जिद्दत नहीं है जितनी वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रही है। सही। सर आपने अपने 16 साल के दौरान कहाँ कहाँ यूके में विज़िट किया? मैं चाहूँगा वो भी आप थोड़ा सा बताएं, और सबसे अच्छी जो है वो आपकी याद जो यूके से वाबस्ता है वो क्या है? मेरा जो टाइम गुजरा है वो ज़्यादातर टाइम मेरा यूके में एक ही शहर में गुजरा, लेस्टर में। लेस्टर वो एक रिलीजियस सिटी कह लें या उसको
कम से कम पाकिस्तान का वाला माहौल है कि सारी मसाजिद मदारिस हर चीज़ अवेलेबल है। तो मेरा वो इस शौक़ से मैंने ज़्यादा टाइम वहीं पे ट्रेनिंग की, वहीं पे सारा कुछ किया, तो मेरा कम ही ट्रैवल अराउंड हुआ है, लेकिन लेसर के अराउंड ही मेरा वक्त गुजरा है। मैंने ट्रैवलिंग पूरे यूके में ही लेजर पर्पज़ के लिए इधर उधर घूमे, लेकिन है कि जो काम के हिसाब से वो कम ही विज़िट किया इधर उधर ना, वो सारा ज़्यादातर एक ही जगह गुजरा मेरा। सही। तो यानी विज़िट आपने बिल्कुल भी नहीं किया यूके में? मैंने काम के लिए नहीं किया। अच्छा। काम मैंने ज़्यादातर एक ही जगह पे किया है। वैसे घूमने फिरने के लिए कभी? यूके तो पूरा यूके ही, यूरोप सब जगह जाना हुआ, सही। लेकिन ये काम के हिसाब से मैं एक ही जगह पे। सर कोई ऐसी जगह जहाँ जाके आपको बहुत अच्छा लगा हो, वो कौन सी जगह है? तो यूके में तकरीबन आप कह लें कि वो एक ही जैसे माहौल है तकरीबन ना, तो जैसे कह लें घर भी एक जैसे हैं और सब जगह एक जैसी खूबसूरती है। फिर स्कॉटलैंड में ज़्यादा खूबसूरती है। उसके भी सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस होता है वो आपके कलीग्स होते हैं कि आपके अराउंड कौन से लोग हैं, आप किस तरह उठते बैठते हैं, आपके उससे आपका सारा दारोमदार होता है। क्योंकि जैसे कि आपके सराउंडिंग में अगर आपका नेबर ही एक आपको ऐसा मिल गया जो आपको तंग कर रहा है, तो आपकी वो सारी लेजर ख़त्म हो जाता है। सही। तो इसलिए कि आपके सराउंडिंग में, आपके नेबर्स में, आपके जहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट में आपका माहौल ठीक है, तो आप ठीक खुश रहते हैं, वरना फिर आपके लिए परेशानी हो जाती है। सही। अच्छा सर, वहाँ के एनवायरनमेंट में और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बुनियादी फ़र्क क्या है और क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं यहाँ की वहाँ से? बुनियादी से बात यह है कि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एक गांव में भी वही फैसिलिटीज़ है जो लंदन के मेन जगह अवेलेबल है। जैसे उसमें कैसे रहे कि वहाँ पे छोटा से छोटा गांव होगा, उसमें भी जीपी सर्जरी होगी, एक फिजिशियन बैठता है, प्रॉपर फिजिशियन बैठा है, वो आपको ट्रीट करेगा। वहाँ पे बैंक भी होगा, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी होगी, वो सारी चीज़ें वहाँ से डील हो रही हैं। और जो उसके पीछे कुछ ही बाद सारे ग्रॉसरी स्टोर है, एवरीथिंग अवेलेबल। तो यहाँ पे ये है कि जैसे हम गांव में कराची से जैसे ही थोड़ा दूर जाते हैं, कराची लाहौर या बड़े शहरों से थोड़ा सा दूर जाते हैं, तो वो चीज़ें मुख्तलिफ होती जाती हैं कि हमें वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। जो बेसिक फैसिलिटी कह लें, जैसे बिजली, गैस, पानी, इस तरह की फैसिलिटी वो तो हर जगह अवेलेबल है। उसके बावजूद भी जो भी फैसिलिटीज़ आपको लंदन में अवेलेबल है और आपको गाँव में अवेलेबल, लेकिन हमारे यहाँ रिसोर्सेज की वजह से वो अवेलेबल नहीं होती, वो सारा डिफरेंस बहुत हो जाता है। सर आपको क्या महसूस होता है कि यूके में जाके आपको कितना एक्सपोजर मिला, क्या क्या आपकी लर्निंग हुई जो अब तक आपके साथ चल रही है और काम आ रही है? जो एक्सपीरियंस सारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस सारा मेरा यूके का ही है, और वहीं पे सारी सब कुछ सीखा है, वहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वहीं पे लर्न किया है। वहाँ से यहाँ पे जो थोड़ा था, और वहाँ पे पेशेंट वेल एजुकेटेड होता है, और वो अपनी बीमारी के बारे में उसको पता है, हमें उसको बताना है, थोड़ा सा बताते हैं वो समझ आते हैं। और बाद पेशेंट तो जैसे मुझे याद है अच्छी तरह कि आज से 20 साल पहले, 25 साल जब हम गए, तो वो एक बूढ़ा पेशेंट भी आता है, जैसे गोरा जो भी आता है वो आता है, सूटेड बूटेड आता है, आके उसने कुर्सी पे अपना कोट रखा, फिर बैठा, हैंडशेक किया, फिर बात की, चाहे 2 मिनट की कंसल्टेशन हो, बड़ा रिस्पेक्टफुली वो होता है। लेकिन वहाँ पे भी अभी आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो है, ये नई नस्ल आ रही है, वो बिल्कुल ही जैसे स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल करना और अपनी ड्रेसिंग वगैरह का भी ख्याल नहीं करना, तो अजीब सा वहाँ पे माहौल चेंज हुआ है। और यहाँ पे पेशेंट जो है, हमारे पाकिस्तान में पेशेंट जो होता है वो ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं होता, और यहाँ पे हमें विंडो शॉपिंग की आदत पड़ी हुई है। जितने पेशेंट होते हैं वो चाहते हैं इस डॉक्टर से पूछ लो, उस डॉक्टर से पूछ लो, उस डॉक्टर से पूछ लो, करना क्या है वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आधी बात उसने एक डॉक्टर को बताई, आधी एक को बताई, आधी एक को, इस तरह को पेशेंट खुद इतना कंफ्यूज हो, जिसको खुद नहीं पता होता है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। जो डॉक्टर की बात जाता है, डॉक्टर भी अवॉइड करते हैं, यार मैंने 50 बना आदमियों से पूछा कि मैं क्या बताऊँ उसको। तो इसलिए कि वो तो वहाँ पे लोग एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं? फेथ आपके जब तक फेथ डॉक्टर पे होता है ना, तो आपको काफ़ी उसका फ़ायदा होता है। एक पे फेथ हो तो उसमें आपको काफ़ी लर्निंग भी होती है, पेशेंट की भी लर्निंग होती है, डॉक्टर को भी पता होता है कि मेरा पेशेंट है, मैंने इसको ट्रीट करना है। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान में जैसे ही मेरा जितना भी एक्सपोजर हुआ है कि वो एक से आपको इतनी दफ़ा इतने लोगों के रेफरेंस मेरे, वो डॉक्टर ये कर रहा है, डॉक्टर ये कर रहा है, मैं आपके ख्याल में क्या करूँ। तो इसलिए कि पेशेंट भी कन्फ्यूज़ है, वो डॉक्टर को और कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो सर यहाँ वहाँ पे लोग फेथ रखते हैं एक डॉक्टर पे? हाँ, वहाँ पे फेथ रखते हैं। जो बेसिक एक और चीज़ जो हमें पता चली है, यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं जो हमारे प्रोफेशन में यहाँ पाकिस्तान में, वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि इतनी ज़्यादा बिजी क्लिनिक चल रहे हैं, तो उनमें कम्युनिकेशन
गैप आ जाता है पेशेंट के। जैसे ही पेशेंट आया है, पेशेंट देखा है, उसने पहले तय कर लिया इसको ये है, उसके लिख के दे दिया। अब पेशेंट क्या समझा है क्या नहीं समझा, उसकी दवाइयों को क्या, वो ज़रा बहुत सारा एक गैप आ जाता है जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। यूके में ऐसा नहीं है। यूके में फार्मासिस्ट जो है पेशेंट को हमने लिख के दिया है तो फार्मासिस्ट उसकी दवाई को समझाएगा, आपकी ये दवाई है ऐसे लेनी है। हमारे यहाँ भी है तो सही, लेकिन है कि उस तरह ना पेशेंट समझना चाह रहा है। बाद देखिए तो 50 दवाइयाँ तो हर घर पे पड़ी होती हैं और उसको पता भी होता है ये कैसे इस्तेमाल करनी है। और वो बाद दफ़ा फिर ये है कि उसके साइड इफ़ेक्ट इतने आ चुके हैं उनको पता नहीं होता इस दवाई का मैं ले रहा हूँ इसके ये साइड इफ़ेक्ट है। सर मैंने एक और ये भी चीज़ सुनी है कि वहाँ पे डॉक्टर्स मेडिसिन कम से कम देते हैं, यानी यहाँ पे तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो उसकी सिम्टम्स की बेस पे फौरी तौर पे उसको मेडिसिन दे दी जाती है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो जब तक प्रॉपर टेस्ट ना हो जाए, प्रॉपर कोई प्रोसीजर ना हो जाए, पता ना चले, डायग्नोस प्रॉपर ना हो, यानी अंदाजे से नहीं देते। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, इसमें बिल्कुल 100% ये बात दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना एक तो पेशेंट के मिजाज के हिसाब से भी चलते हैं। क्योंकि हमारे जैसे मैंने शुरू में कहा कि तहकीक हमारी सारी वेस्टर्न वर्ल्ड को हम फॉलो करते हैं कि वहाँ से जो तहकीक है उसको लिखते हैं। लेकिन यह है कि यहाँ पे हमने अगर एक बीमारी आई है उसकी 50 दवाइयाँ तो जितनी मुझे याद है मैंने डॉक्टर ने लिख देनी है। सही। अगर मैंने 2 कम लिखी है ना तो उसने शाम को दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचना है, उसने वो 2 लिख देनी, उसने कहना जो पुराना डॉक्टर था उसने सही नहीं थी, ये तुम्हारी दवाई देनी थी। तो इसलिए कि पर्ची में बाद दफ़ा जो मुझे यहाँ से जो लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, डॉक्टर साहब हम गए थे इसमें ये बीमारी है, डॉक्टर साहब इतने ली, उसमें फिर बाद दफ़ा मैं ख़त्म कर देती ये बंद कर, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ दवाइयाँ कम हो सकती हैं। लेकिन यह कि यहाँ पॉली फार्मेसी कह सकते हैं कि डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही दवाइयाँ लिखते हैं और ये इंटरनेशनली प्रूवन भी है और उस पर बड़े तहकीक और रिसर्च भी हो चुकी है और इसमें पब्लिश भी काफ़ी जगह हो चुका है कि हम लोग बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। जैसे एक पब्लिकेशन में बाकायदा कलम के अंदर डॉक्टर की कलम दिखाई गई थी और पीछे डॉलर जाते दिखाई दी थी, इसकी वजह से हम पॉली फार्मेसी थी। जो पॉली फार्मेसी का भी रोल है उसमें कि वो अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए तरह तरह के वो इंसेंटिव देते हैं जिसकी वजह से वो दवाइयाँ ज़्यादा लिखी जाती हैं। सर बाहर एक ये भी चीज़ होती है, बाहर के ममालिक में लोग नेचुरल रेमेडीज़ का भी डॉक्टर्स बहुत बताते हैं ख़ुद कि आप ये रेमेडी कर लें या ये नेचुरल फ्रूट यूज़ कर लें या कोई भी चीज़ जो नेचुरल यूज़ होती है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं बताया जाता, ना तो लाइफस्टाइल पे बात की जाती है, ना मेडिसिन की वो जो ऑर्गेनिक जो है वो तरीक़ेकार है इलाज पे, उस पर भी बात नहीं की जाती। डायरेक्टली डॉक्टर सिम्टम्स पूछ के तो दवाइयाँ लिख देते हैं ज़्यादा सारी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। उसमें ये है कि जैसे आप बेसिक बीमारी है शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बेसिक बीमारी है, हर दूसरे तीसरे चौथे बंदे को है ही है और इस पे दवाइयाँ लिख देते हैं फ़ौरन। उसमें ये है कि प्रॉपर डायग्नोज, एक तो प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो पाती बाज़ जगह ये कि अंडर डायग्नोज होती है कि पेशेंट की बीमारी चल रही है बहुत अरसे से उसने ट्रीटमेंट नहीं ली। उसमें जो वजह बेसिक ये है कि हमारा इनकोऑर्डिनेशन है। हमारे आप पेशेंट है ना, अगर आपसे पूछूं आपकी फ़ाइल क्या है, आपकी मेडिकल फ़ाइल क्या है, आपको खुद भी नहीं पता होता। आप बताइए, आपको पता है आपकी कौन सी बीमारियां हैं, ये कौन सी वैक्सीनेशन हुई है, ये क्या है, आपको भी नहीं पता। काफ़ी लोगों को बिल्कुल नहीं पता। तो हमारे यहाँ जो इंग्लैंड में है जो सर जिसने कोई अपने रीसेंट टेस्ट वगैरह करवाए होंगे उसको तो पता होगा। नहीं, रीसेंट टेस्ट आपको वो टेस्ट पड़ता होगा ना। हाँ। जैसे ये कि इंग्लैंड में एक जीपी सर्जरी में उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है कि बचपन में इस वक्त पैदा हुआ, ऐसे पैदा हुआ, इसके अंदर ये वैक्सीनेशन हुई, इसको ये सर्जरी हुई, इसको ये एलर्जी है, वो सारी चीज़ें उसको पता होती है। और उसको ये दवाई इसको सूट करती है, ये नहीं। जब उसका ईयरली टेस्ट हो गए 2-3 साल बाद या 40 ईयर में 50 ईयर में इसके टेस्ट होंगे, वो सारे रिटन होते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आएगा हम वो फाइल देखेंगे, हमें सब कुछ पता चलेगा इसका ये जो हो चुका है। अभी यहाँ पर हम पेशेंट से पूछते हैं आपको कोई एलर्जी है, वो क्या होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतनी एलर्जी नहीं है, सेंसिटिव नहीं जितने वो वेस्टर्न वर्ल्ड वाले हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे फिर भी लोगों को अब अभी बाद दफ़ा ऐसे होता है कि आप उससे पूछे कि आपकी दवाइयाँ क्या है, तो दवाइयाँ यहाँ पे वो लोगों को पता ही नहीं होता। पहले हाँ खाई थी मैंने, एक पत्ता था लाल रंग का, वो नीले रंग का, पीले रंग का पत्ता था, उनको बेचारों को नाम भी नहीं याद होते और उसको बताया भी नहीं होता। और बाद दफ़ा उनको एजुकेशन नहीं दी होती कि डायबिटीज़ के लिए ये एजुकेशन है, ये आपने करना है, क्योंकि डॉक्टर के पास भी टाइम नहीं है। उसके बाद डायबिटिक, वहाँ पे जो डायबिटिक हर डिजीज़ की नर्स स्पेशलिस्ट होती है जो उसको गाइड करती है कि आपको ये करना है। और ये हेल्पलाइन है, इसमें आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले कहा, रिसोर्स की वजह से हम वो नहीं कर पाते इधर ना। सही। सर सबसे बड़ा जो चैलेंज आप समझते हैं, ज़ाहिर है कि यूके में आप रहे हैं, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम तो होगी, कोई चैलेंज तो आपको फेस करना पड़ा होगा, वो चैलेंज क्या है? यूके में जैसे चैलेंजेस
कह सकते हैं कि वहाँ पे जो प्राइवेट है, एक तो एनएचएस है, एक प्राइवेट है। प्राइवेट में जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं होती, जैसे काफ़ी वहाँ पे जैसे ओवर क्राउडिंग वहाँ पे भी बहुत हो गई है, वहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत सारा हो गया है। जैसे हमारे यहाँ अगर आप ध्यान में रखें, अगर आप यहाँ पे इमरजेंसी में गए हैं और आपको 2 4 6 घंटे वेट करना पड़ा, तो और यूके में गए हैं तो 6 घंटे वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी वेट करेगा, और वहाँ पे वेटिंग टाइम और इस तरह की चीज़ें काफ़ी अभी चैलेंजिंग हो रही हैं कि ओवर क्राउडिंग की वजह से, अंडर स्टाफ की वजह से काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। और लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह इधर जैसा भी है, लेकिन यह कि यहाँ पे इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता जितना वहाँ पे होता है। सर, जो लोग सेटल होना चाहते हैं यूके में, या पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, या स्पेशलाइजेशन करने के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें आप आखिर में क्या मशवरा देंगे कि उनको जाना चाहिए, और क्या ऑप्शंस यूके में बेहतर हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा कि जो भी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए किसी भी फील्ड में हो, उनको अपॉर्चुनिटी अगर अवेलेबल है तो उनको जाना चाहिए, और जाके जो जो बेहतरीन आजकल की एजुकेशन है, वो हमारे दीन में भी है, जो बेहतरीन इल्म हासिल करें वो जाके उनको अचीव करना चाहिए। लेकिन है कि जब भी जाएँ टारगेट के साथ जाएँ कि मेरे ये टारगेट्स हैं, जैसे वो टारगेट अचीव करें। लेकिन एक ऑब्वियसली जब वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं तो आप कहते हैं कि वो नेचुरलाइज हो जाते हैं कुछ अरसे बाद, और फिर वो वहीं के होके रह जाते हैं। तो सर, वहाँ पे जाके फिर वहीं पे सर्विस करनी चाहिए, या अल्टीमेटली 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद अपने मुल्क वापस आना चाहिए? वो डिपेंड करता है ना आपकी जो आपके मुल्क के हालात क्या हैं, जो आप गए वहाँ पे आपके हालात क्या हैं, आपके घर के हालात क्या हैं, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे हमारे साथ कुछ दोस्त गए थे, कुछ 2 4 महीने बाद या साल के बाद उनके हेल्थ के ऐसे इशू आए वेस्टर्न वर्ल्ड में कि उनको वापस आना पड़ गया। काफ़ी दोस्तों को मैं जानता हूँ जिसको एलर्जी से हो गई या कुछ ऐसा हुआ, उनको वापस आना पड़ गया। और कुछ को पेरेंट्स की वजह से कुछ जा भी नहीं सके, कुछ जाके उनको आना पड़ गया। और जिन्होंने प्रॉपर ग्रेजुएशन की या सब कुछ किया, तो उनके बाद वो जब वापस आना चाहे तो वापस आने के लिए अगर 10 साल गुजर चुके हैं और आपके पेरेंट्स से थे वो अगर सेटल हो चुके हैं या इनकी वजह से किसी का इंतकाल हो चुका, फिर वो वापस आना ही नहीं चाहते। कर हमारा जो एक वो बॉन्ड जो है पाकिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू करता है लेस फ्रीक्वेंट की वजह से, इसलिए फिर वो लोग उधर ही बस जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सग़ीर अहमद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये आज का जो इंटरव्यू है, ख़ास तौर पे इन्होंने अपने यूके की पूरी लाइफ और वहाँ पे एक डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, और क्या डिफरेंस है पाकिस्तान और यूके का, अगर हम एक किसी मेडिकल प्रोफेशनल से पूछें, तो ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहीं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।